हेलो एवरीवन। जैसा हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम कोई मेज़रमेंट करते हैं तो जब मेज़रमेंट लिया जाता है तो हम कोशिश करते हैं जो भी डायमेंशंस को मेज़र कर रहे हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, उसकी जो ट्रू वैल्यू है हम उसको कैलकुलेट कर पाएँ। पर ऐसा नहीं हो पाता। तो जब भी हम किसी भी मेज़रमेंट को कर रहे हो तो हम उसकी ट्रू वैल्यू से या तो थोड़ा आगे निकल जाएं, थोड़ा पीछे रह जाएं, या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाए। जो वो कमी रहे उसी को हमने क्या बोला था, एरर बोला था। तो जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में हमने पढ़ा था, तो किसी भी जगह जो एक्यूरेसी हो उसका मतलब हम उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं हम उसकी ट्रू वैल्यू के कितने पास जा पा रहे हैं, ठीक है, उसे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट बोला जाता। जबकि प्रिसिशन का मतलब था जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा रिजोल्व कर पा रहा है उस वैल्यू को, वो कितना ज़्यादा रिजोल्यूशन तक उसको मेज़र कर पा रहा है, ठीक है। इसको एग्जांपल से भी हमने समझा था, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी बॉडी का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस रह जा रहा है उसी को हम एरर बोल रहे हैं। तो एरर जो है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का गैप है। अब बेसिक आप बात करेंगे कि कैसे पता चला ट्रू वैल्यू किस चीज़ की, जब हर चीज़ के मेज़रमेंट में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो बहुत प्रिसाइजली यदि हम बहुत सारी मेज़रमेंट करें किसी भी बॉडी का, कोशिश करें कि उसके अंदर हम कोई एरर ना कर रहे हो, मतलब कोशिश, ऐसा होगा नहीं कि ना हो, हर उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें जिससे एरर हो सकता है। और इस तरह करके हम मल्टी रीडिंग्स लें, कई रीडिंग्स लें और उसका फिर हम अर्थमेटिक मीन निकाल दें, तो जो वैल्यू मिलेगी वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगी और उसी को हम एज एन ट्रू वैल्यू यूज़ करेंगे। तो जब भी हमें कहीं ट्रू वैल्यू की ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे कि किसी भी मेज़रमेंट को कई बार करेंगे, मल्टी टाइम्स करेंगे। तो जितना भी मेज़रमेंट होगा फिर उसका जो वैल्यू निकल के आया होगा उन सब वैल्यूज़ का क्या निकाल देंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे और उस अर्थमेटिक मीन को हम एज एन ट्रू वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई मेज़रमेंट आप कर रहे हो तो उसके अंदर ड्यू टू द एक्यूरेसी में कोई कमी है या आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके प्रिसिशन में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके कारण जो एरर्स आ रहे हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलना है सिस्टमेटिक एरर और एक को बोलना है रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिकल एरर है इनको अगर ध्यान रखा जाए इनको दूर किया जा सकता है, पर रैंडम एरर को दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो असल में रैंडम एरर बहुत कम हो गए। यदि आपने एक तरह से बोल सकते सिस्टमेटिकल एरर और रैंडम एरर का जो वैल्यू, सिस्टमेटिकल को ठीक किया जा सकता है यदि आप हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यदि है तो उसको कैसे ठीक करा जाएगा, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसके बारे में आपको पूरा पता है, आपको टेक्निक पूरा पता है, किस टेक्निक पे कौन सा एक्सपेरिमेंट होना है, ठीक है। तो इस चीज़ का जब अगर ध्यान रखेंगे तो जो सिस्टमेटिकल एरर है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने का एक ही तरीका है, आप क्या करो उस मेज़रमेंट को कई बार करो। इसलिए हम जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो उसकी 4, 5, 6 इस तरह रीडिंग लेंगे। तो 5 से ज़्यादा रीडिंग तो लेनी चाहिए जिससे कि उसके अंदर जिससे कि हम उसका अरिथमेटिक मीन निकालें और रियल वैल्यू को बहुत नज़दीक पहुँच पाएँ, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर्स को डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेसिकली। एक को बोला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर की यदि आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके कैलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने अपना मीटर उठाया, आपके पास एक थर्मामीटर है, हर बार उसके अंदर जो मरकरी है उसको 0 पे रुकना चाहिए और वो 0 पे ना रुके, कुछ ऊपर रुका हुआ है या कुछ नीचे रुका हुआ है, ऐसा कोई है, या आपके पास कोई वोल्ट मीटर है उसकी सुई को 0 पे रुकना चाहिए पर उसी बार वो क्या हुआ है 0 पे ना रुक के 0 से नीचे रुक जावे या 0 से ऊपर रुक जावे। जब इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है जिसे हम 0 एरर भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस एरर के कारण इस टाइप के जो एरर्स हैं उनको बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक 0 एरर भी हो सके और भी बहुत टाइप के उसके अंदर एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। और वो आपको दिखाई देगा कि हाँ इंस्ट्रूमेंट में ये एरर है, या किसी की ऐसा हुआ है कि किसी की आप मेज़रमेंट करें, जैसे वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट कर रहे हैं
या स्क्रू गेज से कर रहे हो, उसके जो पीछे जो बोल्ट है उसको आप खींचते जा रहे और बहुत सी बार बोल्ट एक ही जगह घूमता चला जाए, पूरा एक चक्कर घूम जाए और आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। तो इस तरह के बहुत टाइप के एरर होंगे, हमें देखने के बाद पता चल जाए। उस एरर को यदि हमें पहले ही पता है कि किस तरह का एरर है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आप एक्सपेरिमेंट में देखेंगे भी। अगर जीरो एरर में पहले रुक रहा है, अगर जीरो से पहले ही रुक गया, तो जितनी भी कैलकुलेशन होंगी, जितना वो पहले है उतने ही पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यदि वो जीरो से आगे है तो जितनी भी वैल्यू आपने मेज़र करी उसमें उतनी वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी तरह हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके बाद है इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसेस। यदि आपको पता ही नहीं है प्रोसेस के बारे में कि एक्सपेरिमेंट होना कैसे था, तो आप गलती तो करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बोला गया है कि एक भाई वायर है, आपको वायर का क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना। आप रेजिस्टेंस निकालना स्टार्ट कर दिया, आपको पता ही नहीं था कि एक जैसी रीडिंग ली, उसके बाद उसको बंद करेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर करेंगे। आप लगातार रीडिंग लेते जा रहे, तो वायर का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण उसके अंदर का क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी या उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्यों, रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ऐसा भी कारण हो सकता है कि आप प्रॉपर टेक्निक का जब यूज नहीं करेंगे, आपको नहीं पता है कोई एक्सपेरिमेंट कैसे करना था, आपको नहीं पता है कि कौन सी वायर कहाँ लगनी थी, तो एरर तो आएगा भाई। जैसे कि आपको अगर आगे आप पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी उसके पार्ट्स होंगे सब एक ही, उनके सबका रेजिस्टेंस एक ही डिग्री का होना चाहिए, लगभग एक ही जैसा, जैसे सबका ओम्स में या किलो ओम्स में एक ही तरह का होना चाहिए। और आपने ये एरर कर दिया या एक्सपेरिमेंट को लगातार करते रहे तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, या कोई किसी जगह आपके पास पेंडुलम है उसका वो निकालना चाह रहे आप, और वहाँ पे हवा चल गई तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ जो हैं, जो आप प्रॉपर टेक्निक के बारे में पता ना होने के कारण जो एरर्स आए हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे हम इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इसके बाद है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर है कि हर आदमी अपने आप में अलग अलग तरह के एरर करें। कि एक बच्चा है बैठ कर बिल्कुल रीडिंग को ऊपर से देख रहा है, क्योंकि हमें देखना चाहिए, यदि मीटर में देखना है तो बिल्कुल उसके ऊपर आगे देखना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मली चेक करना चाहिए। किसी ने साइड से चेक करा तो वो भी उसको क्या मानेगा, उसको वैल्यू कुछ और दिखाई देगी पैरालैक्स के कारण। ठीक है, तो जो साइड से देखेगा उसको वैल्यू कुछ और दिखाई देगी, जो ऊपर से देखेगा उसे कुछ और वैल्यू दिखाई देगी। इस तरह के बहुत सारे पर्सनल एरर्स हो सकते हैं, या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी कारण जो पर्सनल एरर हैं और जो सिस्टम, जितने भी सिस्टमेटिकल एरर हैं, इनको जब तक आपको सब कुछ का मतलब हर एरर के बारे में पहले से आप ध्यान रखेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह चेक करेंगे, प्रोसेस को पूरा अच्छी तरह पढ़ लेंगे और कोशिश रखेंगे कि हम कैसे कैसे पर्सनल एरर कर सकें, उसको हम क्या करें, बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें। ठीक है, तो जब आप इन कंडीशंस को यूज़ करेंगे तो सिस्टमेटिकल एरर को कम किया जा सकता है। जबकि रैंडम एरर एक ऐसी चीज़ है उसका पता ही नहीं चलता, वो सिस्टमेटिक के कारण भी आ सके, वो किसी भी कारण से आ सके, उसके बारे में नहीं पता लग पाता। ठीक है, तो जो रैंडम एरर हैं वो बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि मैं ही एक एक्सपेरिमेंट करूँ, उसके बाद दूसरा कोई करे, तीसरा कोई करे, एक ही एक्सपेरिमेंट को 3 अलग अलग आदमी करे तो सबका एरर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये जो एरर्स हैं, जो रैंडम एरर्स, जिनके बारे में पता है, मैं ही एक चीज़ को मेज़र करने में 3-4 बार रीडिंग लूँगा तो हर बार उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, और किस कारण से है उसके बारे में हम पूरा प्रॉपर ध्यान रखने के बाद में नहीं पता लग पाते। ठीक है, वो हो सके सिस्टम के कारण हो सके वो टेक्निक के कारण हो सके वो एनवायरनमेंट के कारण आया हो, पर वो रैंडमली आता रहे। तो इस तरह के जो एरर हैं, रैंडम एरर हैं, उनको हम बस एक ही तरह ठीक कर सकते हैं कि बहुत सारी हम रीडिंग लें और उसके बाद उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दें। तो दे रखा दीज कैन अराइज ड्यू टू द रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, हो सके कि हमारे वायर लूज लगी हुई हो, कोई हाथ लग के हिल गया हो अचानक, पता भी ना लगा हो हमें, या बैटरी डाउन हो गई हो, कुछ इस तरह के कोई भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका लिस्ट काउंट। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट क्या हुआ है। तो आपके पास जो भी मेज़रमेंट के लिए जो भी स्केल है, स्केल का मतलब है जो भी मेज़रमेंटिंग डिवाइस है कोई भी, ठीक है, वो मिनिमम कितना मेज़र कर सकती है, वो मिनिमम जितना मेज़र कर सकती है उसी को हम बोलेंगे क्या, उसकी लिस्ट काउंट। जैसे कि आपके पास एक मीटर, यदि मीटर स्केल है तो उस पर छोटे छोटे मार्क लगे होंगे। यदि मैं मीटर स्केल ना लेके सीधा 1 मीटर का एक आपको रोड ला के दे दूँ, भाई 1 मीटर है, तो वो रोड कितना मेज़र कर सकती है, सिर्फ उस पर 2 ही मार्क लगे हैं, 1
और लास्ट में सीधा पीछे, तो वो बता रहा है 0 से 1 तक का, 0 और फिर 1। तो वो पूरा का पूरा आपके पास, यदि हम बताएं ये है आपके पास कोई रोड, इधर लिखा हुआ है 0 और इधर लिखा हुआ है 1, आपसे कहा गया इसके हेल्प से आप कुछ मेज़र करो। तो आप मिनिमम कितना मेज़र कर सकते हैं इससे? 1 मीटर। इससे कम तो आप मेज़र नहीं कर सकते इससे, क्योंकि इस पर तो 1 मीटर का ही अवेलेबल है। तो इसका जो लिस्ट काउंट है 1 मीटर। पर यदि आपने मीटर स्केल लिया तो उस पर छोटे छोटे मार्क्स लगे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, वे कहीं के होंगे, वे mm यानी मिलीमीटर के होंगे। ठीक है, तो वो एरर जो हो सकता है, वो किसी चीज़ को मेज़र जो कर सकता है मिनिमम, सॉरी एरर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मिनिमम जो मेज़र कर सकता है वो कितना कर सकता है? 1 mm। तो लिस्ट काउंट कितना हुआ? 1 mm। किसके लिए? मीटर स्केल के लिए। पर यदि आपको वर्नियर कैलिपर्स दे दिया किसने, अब भाई मेज़र करो, तो उसको मिनिमम मेज़र कर सकता है 0.01 सेंटीमीटर, तो उसका लिस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर हो गया। यदि वो मेज़र कर सकता है, आपने ले लिया क्या इस आगे, अगर आप चाहो तो स्पैरोमीटर हो गया, स्पैरोमीटर ले लिया, तो उसके लिए कितना होगा? उसके लिए होगा 0.001। ठीक है, तो उसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी? 0.001। तो इसी तरह जो आपके पास मेजरिंग डिवाइस हैं, वे कितना लिस्ट काउंट मतलब लिस्ट वैल्यू को मेज़र कर पाते हैं। मिनिमम वैल्यू पॉसिबल, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है, जो मेज़र कर सकता है, उसी को हम क्या बोल लेंगे? उसकी लिस्ट काउंट बोल लेंगे। तो उसके किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट से जो एसोसिएटेड जो एरर है, यानी अगर वो कोई भी गलती करेगा तो उसी के बीच में कर सके। जैसे कि मुझे बोला गया भाई ये कोई डिस्टेंस, आपके पास ये कोई मीटर है और ये कोई डिस्टेंस है, इसको मेज़र करना। तो आपने जब भी मेज़र करा तो आप क्या कर पाए? आप यहाँ तक ही मेज़र कर पाए, जो ये इतनी वैल्यू बची इसको आप मेज़र नहीं कर पाए। या हो सकता था आपको ये दिया गया तो ये आप यहाँ से यहाँ तक ले गए, ये वैल्यू आपको नहीं मेज़र हो पाई। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी हैं, यानी वो जो गलती कर सकता है मेजरिंग डिवाइस, वो इतने के अंदर ही कहीं कर सकता है। क्योंकि इससे बड़ा अगर कोई चीज़ मिला तो तुरंत 2 लिख देंगे। जैसे कि मेरे पास इतनी ना हो गई, इतना होता तो मैं इस तरह वैल्यू 1 2 मेज़र कर दिया। पर यदि वो 2 ना हो गए, इतने ही डिवाइस, तो हम मतलब इतना ही आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी, आप उसको इतने वाले में एरर करेंगे, यानी जो उसकी लिस्ट काउंट है उसी बीच में आप एरर कर सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आना स्टार्ट हो जाएगा। पर यदि कोई लिस्ट काउंट के बीच में पड़ रहा होगा कोई वैल्यू, तो उसको मेज़र नहीं किया जा सकता। जब उसको मेज़र नहीं किया जा सकता तो उसी को हम क्या बोलेंगे? लिस्ट काउंट एरर। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन से रिलेटेड जो एरर है, ठीक है, वो क्या होगा? इसका लिस्ट काउंट एरर होगा। इसके बाद आपके पास है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर निकाला जाए इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए, एक मेजरमेंट, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा मेजरमेंट। तो जो मेजरिंग वैल्यू है और जो उसकी ट्रू वैल्यू है, उसके बीच का जो डिफरेंस हो, उसको बोलना है एब्सोल्यूट एरर। पर ट्रू वैल्यू को हमने निकालने के लिए आपको क्या बताया? ट्रू वैल्यू तो निकलती नहीं इस तरह। हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है? हम पहले अर्थमेटिक मीन के हेल्प से जो एवरेज वैल्यू निकालना है उसी को क्या बोलना है? ट्रू वैल्यू। तो जो एवरेज वैल्यू है या मीन वैल्यू है और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। अब देखो, एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सके। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? हो सकता है आपने जो मेज़र करा वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया, हो सकता है जो आपने मेज़र करा वो थोड़ा कम कर दिया। तो जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकता है। ठीक है, और उसी एरर को हम क्या बोले? एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हैं। तो जो एरर की पॉसिबिलिटी, जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो होगा मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू के बीच का डिफरेंस। जब भी पर हम जो ये वैल्यू निकाली ना हमने, जो कि एरर निकाला, जो अभी तक हम बोल रहे थे कि जो एरर पॉसिबल है वो कितना हो सके, पॉजिटिव या नेगेटिव। पर जैसे ही हम बात करेंगे एब्सोल्यूट की, तो हम सिर्फ उसकी वैल्यू को लेंगे, ना कि उसके साइन को, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हम जब भी एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो हम क्या लगा देंगे? वहाँ पे मोड लगा देंगे। तो जो भी आप मेज़र कर रहे हैं वैल्यू, तो उसमें जो एरर होगा वो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू। और यदि आप एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो तुरंत हम वहाँ क्या लगा देंगे? वहाँ पे हम लगा देंगे एक मोड। मोड का मतलब सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर, मतलब सिर्फ हम उसका जो एब्सोल्यूट नंबर है उसी को कंसिडर करेंगे, उसके साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इसके बाद क्या है, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालना है, यदि आपको कहीं भी रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर से मतलब हुआ है कि आपने जो अभी तक जो एरर्स निकाल रहे थे, एब्सोल्यूट एरर्स निकाल रहे थे, उनका मीन, जितना भी आपने अभी तक एरर्स निकाले एब्सोल्यूट एरर, उनका मीन, और जो ऑब्जर्व वैल्यू है उनका मीन, ठीक है, उनका जो रेशियो होगा, किसका, एरर का जो रेशियो है, एब्सोल्यूट एरर का जो मीन है, और जो ट्रू वैल्यू बोल रहे थे हम, जिसे हम बोल रहे थे मीन, ऑब्जर्वेशन मीन, उनका जो रेशियो है उसको हम बोल रहे हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर यदि आपको कभी भी लिखना है तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर होगा आपने जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स निकाल ले उनका मीन अपॉन जितनी ऑब्जर्वेशंस थी उनका मीन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में जैसे वैल्यू आई थी A1, A2, A3, A4, उनका मीन निकाल लिया, और जो एरर्स आए थे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, उनका मीन्स निकाल लिया, उनका जो रेशियो होगा उसी को बोलेंगे हम क्या, रिलेटिव एरर। पर यदि उस रिलेटिव एरर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो जैसे ही आपने 100 की मल्टीप्लाई करी वो चेंज हो जाएगा परसेंटेज एरर में। तो आपको परसेंटेज एरर निकालना, एब्सोल्यूट एरर निकालना, उसकी बात करेंगे। तो आप देखो, जब भी आप देखें किसी चीज़ को, यदि आप मेज़र कर रहे होंगे, जो आप वैल्यू निकाल रहे होंगे, उसके अंदर जो ट्रू वैल्यू आप बोलेंगे क्या होगी, आपने जो भी वैल्यू निकाल ली, मेजर्ड वैल्यू बोलूँगा, सिंगल मेजरमेंट में जो वैल्यू मिली वो क्या होगी, वो क्या होगी, जो ट्रू वैल्यू है उसी में कोई एरर, जो मतलब एब्सोल्यूट एरर आ रहा, वो या तो जुड़ रहा है या घट रहा है। घटना जुड़ने का मतलब आप भी समझ रहे हैं, तो आपने एक्स्ट्रा मेज़र कर दिया या कम मेज़र कर दिया। तो जब भी आप लिखेंगे किसी जगह किसी बोर्ड के लिए कि ये मेजर्ड वैल्यू है, तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, जो ट्रू वैल्यू है, यदि आपको ट्रू दी गई है, नहीं ट्रू दी गई है तो आप क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है उनका मीन निकाल लेंगे, जैसे कि A1 + A2 + A3 अपॉन n, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपने किए थे, यानी मेजर्ड वैल्यू मीन प्लस माइनस किस लिए, कि वो उसमें ऐड भी हो सकता है एरर, और एरर क्या हो सकता है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है हमने ज़्यादा मेज़र कर दिया हो, ऐसा हो सकता है हमने कम मेज़र कर दिया हो, उसमें प्लस माइनस एरर मीन क्या है, डेल्टा A मीन निकाला भी आपने ऊपर, ठीक है। तो इसी की हेल्प से आप क्या लिख सकें, किसी भी वैल्यू की जो वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू, आप उसको लिख सकें, यानी मेजर्ड वैल्यू की रेंज डिफाइन करें इस तरह की कि वो इसी बीच में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें पता नहीं होता एरर किस तरफ से निकले, यदि सीधा एरर बोला जाए, तो अगर हमें पता नहीं कि वो ज़्यादा मेज़र करा गया कम मेज़र करा गया, तो सिर्फ हम एरर को कैसे डिफाइन कर सकें, एक रेंज की फॉर्म में, या तो ज़्यादा मेज़र हुआ होगा या कम मेज़र। तो जो ट्रू वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू, इसी के बीच में कहीं पड़ रही होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एब्सोल्यूट एरर की जगह हम यूज़ करेंगे हर जगह जो परसेंटेज एरर को, कि कितना परसेंट एरर, क्योंकि एग्जैक्ट एरर के बारे में नहीं पता होता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए हम आगे यूज़ करेंगे कि परसेंटेज एरर को प्लस माइनस करके लिख देंगे कि इतना परसेंट इसके साथ एरर भी है, वो प्लस में है या माइनस में, ये एग्जैक्ट नहीं पता। तो जब भी हम मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखी जाएगी, जो एक्यूरेट वैल्यू है उसी के साथ प्लस माइनस जो परसेंटेज एरर है उसी के साथ हम मेजर्ड वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो अगर हम चलो इसके लिए एक छोटा सा आगे दे भी रखा हमने, जैसे कि इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन है इसके साथ, आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल 2.6 है, 2.7 है, इसको आप ट्राई भी करेंगे, ठीक है। उसने देखो जैसे कि आपको दिखाया जाए, यदि 2.7 देखें तो उन्हें क्या किया, एक ऑक्सीलेटर था, उसने क्या सिंपल पेंडुलम के ऑक्सीलेशंस थे, उसका जो टाइम पीरियड था वो नोट किया। तो जो टाइम पीरियड उसने नोट किया, पहली बार में जो नोट मिला 2.63 मिला, नेक्स्ट में 2.56, नेक्स्ट में 2.42, नेक्स्ट में 2.7, नेक्स्ट में 2.80, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्या मिले, वैल्यूज़ मिले। तो आपसे बोला गया कि अब भाई एरर निकाल लो, चलो इसके परसेंटेज एरर निकाल लो, रिलेटिव एरर निकाल लो। तो आपको पता है यदि आपको एरर निकालना तो आपको क्या करना, तो सबसे पहला काम क्या है, ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। और ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन निकाल दो। तो जो मीन निकालना वो क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू, और उसी क्या मान लें हम, ट्रू वैल्यू मान लें, ठीक है। जैसे आपके पास ट्रू वैल्यू आई, वो कितनी आई, आप यदि निकालेंगे तो 3 पॉइंट तक चली गई, देखो 2.624 तक चली गई, जबकि आपकी जो मेजरिंग डिवाइस है वो कहाँ तक मेज़र कर पा रही, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 पॉइंट तक, 2.63, 2.56, 2.42। तो आप लिस्ट काउंट का जरूर ध्यान रखेंगे
कि आपके इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट कितनी है। यहाँ पे लिस्ट काउंट कितनी है 0.01, यहाँ पे लिस्ट काउंट कितनी है 0.01। देखो लिस्ट काउंट निकालने कोई ज़्यादा सिर में दर्द नहीं करना आपको, वैसे उसका एक फॉर्मूला है निकालने का, पर आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी बीच में एक फ़ोन आ गया था, ठीक है। अब हम चलो आगे देखते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमें निकालना है जो मेज़रमेंट किया उसमें जो एब्सोल्यूट एरर्स हमें फाइंड करने हैं। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे हम, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकालने हैं। ट्रू वैल्यू आपकी कितनी आई 2.62 आई, ठीक है। और मैं बता रहा था आपको लिस्ट काउंट के बारे में, लिस्ट काउंट के बारे में बात कर रहा था मैं। तो लिस्ट काउंट कैसे निकाल लेंगे, लिस्ट काउंट निकालने का सिर्फ वैसे तो अलग फार्मूला है, पर हम यहाँ एक बहुत आसान तरीका है जो आपके टाइम में बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे ही आपके पास कोई वैल्यू दी, जैसे कि आपको दी गई 2.62, ठीक है, या 2.00, कुछ भी नहीं लिखा पीछे, या कोई भी इस तरह की वैल्यू है, तो आपसे पूछा गया इस इंस्ट्रूमेंट की जिससे मेज़र की गई उसकी लिस्ट काउंट कितनी है। तो पॉइंट के सामने पॉइंट लगाइए। देखो लास्ट की डिजिट ही डिफाइन करती है उसकी लिस्ट काउंट के बारे में, यानी वो कहाँ तक मेज़र कर सकता है। वो 26 तो पूरा मेज़र कर सकता है, जो भी एरर करेगा वो कहाँ करेगा, लास्ट वैल्यू में अपनी, वो इसकी क्या होगी, लिस्ट काउंट होगी। तो उसकी लिस्ट काउंट होगी 0.01, ठीक है। यदि उसके साथ लिखा गया आपको 2.0013 इस तरह कुछ लिखा गया, तो इसकी लिस्ट काउंट या 4 की 4 जीरो दे दी गई, तो जो इसकी लिस्ट काउंट होगी वो कितनी होगी 0.0001। लास्ट की वैल्यू के सामने एक, बाकी की सब की जगह 0 और पॉइंट की जगह पॉइंट, वही क्या होगी, लिस्ट काउंट होगी, ठीक है। तो आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू आई वो 2.62, मतलब जो आपने मीन निकाला वो आया 2.624, जबकि आपकी जो मेजरिंग डिवाइस है वो सिर्फ कहाँ तक मेज़र कर सके, वो या तो वो सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही मेज़र कर सकती है। तो 2 डिजिट तक मेज़र करना, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन कितना है आपके इंस्ट्रूमेंट का 0.01, लिस्ट काउंट कितनी है 0.01, तो आप उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, उस रेजोल्यूशन से आगे नहीं निकल सकते। तो आपको पहले चेंज कहाँ करना पड़ेगा, सेम रेजोल्यूशन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, एरर फाइंड करेंगे। तो एरर्स जो निकलेंगे उस वैल्यू को एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे। जैसे आपके पास पहला एरर क्या आया 2.63, क्या है आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, जबकि आपकी जो ट्रू वैल्यू आई 2.62, तो कितना एरर आया 0.01 सेकेंड, ठीक है। ये प्लस में है, जब नेक्स्ट में क्या है माइनस में, और हमें क्या चाहिए एब्सोल्यूट एरर, सब एब्सोल्यूट करने, तो सबके पास क्या लगा देंगे हम, पॉजिटिव वैल्यूज़ ले देंगे, और फिर उसका क्या निकाल देंगे मीन। जो वो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मीन आएगा और जो आपने अब तक मेजर्ड वैल्यू करी उनका जो यानी ट्रू वैल्यू का जो मीन आया उनका जो रेशियो होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोल लेंगे बाबू, उसी को बोलेंगे हम आप जो आप लिखा रहे थे रिलेटिव एरर। यदि आप परसेंटेज निकालना तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से हम करेंगे इसको। तो आपके पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको ट्राई करेंगे। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एरर के, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। गुड डे। पर पढ़ लिया अगर उसको देख लियो खोल के, मेरे कोई फ़ायदा तो होता नहीं बनाने का। 11th में बच्चे ने किसी ने सब्जेक्ट नहीं लिया इसलिए अपने सब मज़ा करना चाह रहे, पर यदि हो सके तो इसको खोल के पढ़ लेना यहाँ तक का, और अब बाकी हम बाद में देखेंगे। क्योंकि अगर कोई यहाँ से रेस्पॉन्स देगा तो थोड़ा अच्छा करने को मन भी करेगा। अब तो मन ही नहीं करता 11th की क्लास के बारे में कुछ करने को, जो भी करो अपने आप ही खुद ही करो, कि बच्चों का तो कोई रेस्पॉन्स है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे और उसी को हम देखेंगे। थैंक यू।